गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में। मैं शिवम शर्मा आप लोगों के लिए आज 10th बिहार बोर्ड का फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों आप लोगों को फुल सिलेबस कराया जाएगा। अंडर 6 मंथ में एमसीक्यू एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप टिप्स कराए जाएंगे आपको। 90% प्लस की गारंटी। बिहार बोर्ड में टॉप करो दोस्तों। मैं शिवम शर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में। मैं आप लोगों का आज फर्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ हिस्ट्री का। इतिहास का परिचय जानेंगे आज। एंड इतिहास का पढ़ना ज़रूरी क्यों है, सिलेबस क्या है हमारा पढ़ने के लिए, ये सभी चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। क्लास 10th बिहार बोर्ड हिस्ट्री फर्स्ट क्लास। इतिहास क्या है? अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन वेद, पुरातात्विक स्रोत, मौर्य, गुप्त काल, ये सभी इतिहास कहलाता है। ये हम लोग जानेंगे इतिहास क्या है, महत्व एवं स्रोत के बारे में जानेंगे, अतीत की जानकारी पढ़ेंगे, गलतियों से क्या क्या सीख मिला, अर्धलिखता, पुरातात्विक, मौखिक स्रोत, ये सारे जो कुछ पढ़ेंगे। विभाजन में पढ़ेंगे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, सिंधु सभ्यता, मौर्य, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल सल्तनत पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में सुनियोजित नगर वर्ण व्यवस्था, अर्धा, चंद्रगुप्त मौर्य और सुख स्वर्ण युग। फुल तैयारी दोस्तों, एमसीक्यू प्लस नोट्स भी आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री का पूर्ण परिचय देखते हैं। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास वह विषय है, क्या है? इतिहास वह विषय है जिसमें अतीत पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इतिहास वह विषय है जिसमें हम लोग अतीत पास्ट की घटनाओं को अध्ययन करते हैं। व्यक्तियों, समाज, संस्कृति, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था तथा सभ्यताओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इतिहास शब्द संस्कृत की इतिहास से बना है। इतिहास जो शब्द है संस्कृत के इतिहास शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अंग्रेजी अगर शब्द में लेते हैं हिस्ट्री, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया कैसा वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड है। हिस्टोरिया कैसा वर्ड है दोस्तों? तो ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान या जानकारी। अनुसंधान या जानकारी। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि अतीत में क्या हुआ था, क्यों हुआ और उसका वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव क्या पड़ा है। इतिहास हमें क्या समझाता है? तो अतीत में क्या हुआ, क्यों हुआ और उसका वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का महत्व क्या है? सबसे फर्स्ट, अतीत की जानकारी। अतीत की जानकारी, इतिहास हमें हमारे पूर्वजों, सभ्यताओं और घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। सेकंड है जो वर्तमान को समझने में सहायता मिलता है। आज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति अतीत की घटनाओं का ही परिणाम है दोस्तों। आज की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है अतीत की घटनाओं का ही परिणाम है। थर्ड है जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन। भविष्य के लिए मार्गदर्शन, इतिहास की गलतियों, इतिहास की गलतियों से सीख लेकर हम बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इतिहास की गलतियों से सीख लेकर हम बेहतर भविष्य बना सकते हैं। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, इतिहास हमारे देश की एकता, संस्कृति और गौरव को बढ़ाता है। इतिहास हमारे देश की एकता, संस्कृति और गौरव को बढ़ाता है। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा और नैतिक शिक्षा मिलती है। महापुरुषों के जीवन से हमें क्या मिलता है? प्रेरणा और नैतिक शिक्षा मिलता है। इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इतिहास का अध्ययन विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इतिहास का जो अध्ययन है वो विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इतिहास का अध्ययन विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। पहला है लिखित स्रोत। क्या है दोस्तों? लिखित स्रोत। इसमें वेद, पुराण, महाकाव्य जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सारे आ जाएंगे। अभिलेख में आ जाएगा ताम्रपत्र या यात्रियों के विवरण, हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अभिलेख में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिले हैं हमें इतिहास से? तो मूर्तियां मिले हैं, भवन मिला है, सिक्का मिला है और उपकरण मिला है। पुरातात्विक स्रोत से हमें इतिहास में क्या क्या मिला है? तो मूर्तियां, भवन, सिक्के और उपकरण।
मौखिक स्रोत में लोक कथाएं हो गया, गीत हो गया, परंपराएं हो गया। इन स्रोतों के आधार पर इतिहास का अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। कौन कौन से स्रोत के निर्माण को करते हैं? तो लिखित स्रोत, ताम्रपत्र, पुरातात्विक स्रोत, मौखिक स्रोत के आधार पर ही पुनर्निर्माण करते हैं। किसका करते हैं पुनर्निर्माण? तो इतिहास का करते हैं। भारत इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन में क्या है? भारतीय इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है प्राचीन काल, एंशियंट पीरियड। सबसे फर्स्ट है प्राचीन काल। इसमें आ जाएगा, तो हम पढ़ने के लिए क्या किया जाएगा? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य और गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य और गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड है मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल पीरियड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। इसके बाद पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। इसमें हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे, भारत पर मुगल साम्राज्य कब आया, बाबर कब आया, हुमायूं कब से कब तक राज किया, बाबर कब से कब तक राज किया, अकबर ने कब से कब तक राज किया, कब से कब तक चला। ये सारे मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे। और ये इसमें थोड़ा सा एक और टॉपिक ऐड करेंगे हम लोग, मुगल साम्राज्य का मुसलमान का उदय कहाँ से हुआ, कुरान का सबसे जो उदय है वो कहाँ से हुआ, भक्ति और सूफी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में आ जाएगा ब्रिटिश शासन को पढ़ने के लिए, ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का हुकूमत, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता और विभाजन कैसे कैसे हुआ, ये सारे पढ़ेंगे। किसमें? आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का परिचय। प्राचीन भारत का परिचय क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत की परिचय में हम लोग सबसे फर्स्ट क्या पढ़ने के लिए आएगा दोस्तों? तो सिंधु घाटी की सभ्यता आएगा पढ़ने के लिए। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा था दोस्तों? तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। लगभग ये 2500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता चला है। इसका मुख्य नगर था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड लोथल। इसका कौन कौन सा था मुख्य नगर? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका विशेषताएं हैं, सुनियोजित नगर था, इसमें पक्की ईंटों का घर था, जल निकासी की व्यवस्था थी। तो ये जो सिंधु घाटी का सभ्यता है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका तो मुख्य नगर आता था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इसका मुख्य नगर आता था। ये लगभग 2500 वर्ष तक चला है, 2500 ईसा पूर्व के आसपास तक सिंधु घाटी का सभ्यता चला है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुनियोजित नगर थे। हर तरह को व्यवस्था दर व्यवस्था सुनियोजित घर बनाया गया था, नगर बनाया गया था। हर जगह का व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जैसे मेडिकल का सुविधा हो गया, पढ़ाई का सुविधा हो गया, ये सारे सुनियोजित किए गए थे, व्यवस्था किए गए थे। पक्की ईंटों के घर थे। सिंधु सभ्यता में क्या था? पक्की ईंटों के घर थे सारे। जल निकासी की व्यवस्था थे, सबके घरों से बाहर तक जल निकासी का सभी जगह व्यवस्था रहता था सिंधु घाटी सभ्यता में। वैदिक काल की बात करें, आर्यों का आगमन और वेदों की रचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एग्जाम के अनुसार। वैदिक काल बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आर्यों का आगमन और वेदों की रचना से। समाज का विभाजन, वर्ण व्यवस्था, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। वर्ण का कितने वर्ण में विभाजित किया गया? वो 4 वर्ण में विभाजित किया गया था। वो चारों का व्यवस्था क्या क्या था, कैसे था? मौर्य साम्राज्य में हम लोग मौर्य साम्राज्य में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेगा और विशाल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट, ये दोनों सम्राट थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना, ये हम लोग को पढ़ना होगा। अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उसी में आएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बौद्ध धर्म, कलिंग पर युद्ध हुआ, विजय, अशोक ने सारे जगह जीत लिया था, कलिंग पर विजय क्यों नहीं प्राप्त हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया, ये सारे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। गुप्त काल,
गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता है। कला विज्ञान और साहित्य का विकास था। गुप्त काल में क्या था दोस्तों, कला विज्ञान और साहित्य का विकास ही गुप्त काल को माना जाता है, जिसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण युग कौन सा था? स्वर्ण युग गुप्त काल था। ये बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ण युग के नाम से किसको जाना जाता था, तो गुप्त काल को। इसमें क्या क्या था, तो कला विज्ञान और साहित्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है, विकास किया था। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग को सबसे फर्स्ट पढ़ने के लिए आएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे। तुर्क और अफगान शासक तक हम लोग इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए आएगा, तुर्क और अफगान शासक तक। सेकेंड है जो मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य इंडिया पर बहुत दिनों तक राज किया है, बहुत सालों तक राज किया है। हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे मुगल साम्राज्य कैसे आया, व्यापार के दृष्टिकोण से आया, तो समुद्री मार्ग से आया, सबसे पहले कहाँ से आया, कौन से देश से आया, सबसे पहले कौन आया। तो मुगल साम्राज्य में सबसे पहले दोस्तों बाबर आया था। भारत पर बिजनेस करने के पर्पज से आया था, व्यापार करने के माध्यम से आया था। उसके बाद धीरे धीरे अपना पूरा कब्जा किया। उसके बाद बाबर का जो पुत्र था उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं कम दिनों तक राज किया है, सबसे ज़्यादा दिन तक अकबर राज किया है, और सबसे कम उम्र में राजगद्दी अकबर को ही मिला है। उसके बाद पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इसे में पढ़ेंगे हम लोग ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, क्यों हुआ, लाल किला का निर्माण कैसे हुआ, कब किया गया, क्यों किया गया, ये सारे हम लोग इसी मुगल साम्राज्य के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर अत्याचारी राजा हुआ था। मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा क्रूर और अत्याचारी कहें तो औरंगजेब था, जो कि अपने राजगद्दी के लिए, राजा बनने के लिए अपने भाइयों का कत्ल कर दिया था, और अपने बाप को लगभग 8 साल के आसपास जेल में रखा था, कैद खाना में बंद करके रखा था। प्रशासन पर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य में ही प्रशासन का व्यवस्था किया गया था। कला और स्थापत्य का विकास के बारे में पढ़ेंगे। कला और स्थापत्य का विकास में पढ़ेंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन कब हुआ, ये इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को दिल्ली सल्तनत से थोड़ा सा कम आएगा कंपेरिजन डेट मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों बाबर, अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में। भक्ति और सूफी आंदोलन देखते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक सहिष्णुता और एकता के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, तो ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ, प्लासी और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। प्लासी 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारे पढ़ेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब कहाँ हुआ, कारण असंतोष था, धार्मिक हस्तक्षेप था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, ये सारे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी जो आंदोलन किए थे, तो महात्मा गांधी का महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कि इन्होंने इंग्लैंड गए थे, उन्होंने वहाँ पर बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे, वो वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद में फिर ये आंदोलन में क्यों आए। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महात्मा गांधी ने करवाया था 1920 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन किया गया था 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किया गया था। ये सब मुख्य आंदोलन है, और इन सभी को हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे नेक्स्ट की क्लास में। स्वतंत्रता और विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ, तो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी इसी दिन हुआ। भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी 1947 में हुआ। समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नहीं है, बल्कि समाज और संस्कृति का भी है, जिसमें धर्म, भाषा और कला,
धर्म, भाषा, कला, रीति रिवाज के बारे में हम लोग जानेंगे। आर्थिक और राजनीतिक इतिहास। आर्थिक इतिहास में क्या है दोस्तों, तो कृषि आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा और उद्योग आ जाएगा। राजनीतिक इतिहास में क्या आ जाएगा, तो शासन व्यवस्था आएगा, कानून आएगा और प्रशासन आएगा। इतिहास के पढ़ने के फायदा क्या है, एक तो एग्जाम के दृष्टिकोण से फायदा है ही है, उसके साथ में सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है, जनरल नॉलेज बढ़ती है, सामान्य ज्ञान बढ़ता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलती है। अगर आप लोगों का दोस्तों अगर एसएसटी मजबूत रहेगा, सामाजिक विज्ञान स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन के जो भी तैयारी करेंगे उन सब में आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अभी पढ़ लेंगे तो। 10th की क्लास में मेन बेस जो होता है दोस्तों वो 10th एंड 12th होता है। इतिहास और वर्तमान संबंध। आज का समाज राजनीतिक और व्यवस्था इतिहास से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, जैसे लोकतंत्र, संविधान और शिक्षा प्रणाली। इतिहास का सीमा क्या था दोस्तों, सभी घटनाओं का पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है, कुछ स्रोत पक्षतापूर्ण हो सकते हैं इतिहास में। इतिहास का सारे चीज का पूर्ण प्रमाण नहीं मिला है, कुछ स्रोत का पक्षतापूर्ण परिणाम हुआ है। इसका निष्कर्ष में देखें तो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है दोस्तों, इतिहास का इंट्रोडक्शन यही था। इसका लास्ट में निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। इतिहास हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। क्या दिखाता है दोस्तों, इतिहास हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने की मार्ग को दिखाता है। यह विषय हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट है टॉपिक ऑफ हिस्ट्री। हम लोग का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। 10th का सिलेबस में हम लोग का टोटल 7 सिलेबस होंगे दोस्तों, 8 सिलेबस हैं, जिसमें 8 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। 8 टॉपिक को हम लोग डीपली से पढ़ेंगे, जिसका नोट्स, क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ हम लोग देखेंगे दोस्तों। सबसे फर्स्ट देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे फर्स्ट चैप्टर और हम लोग का सबसे फर्स्ट टॉपिक आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद। जो आप लोग का हिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद आएगा। उसके बाद सेकंड में है समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पढ़ने के लिए। थर्ड है जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ने के लिए। फोर्थ है जो भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ने के लिए। फिफ्थ है जो अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में पढ़ने के लिए। सिक्स्थ है जो शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में पढ़ने के लिए। सेवेंथ है जो व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ने के लिए। एट्थ है जो प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ने के लिए आएगा दोस्तों। तो ये टोटल 8 चैप्टर हैं आप लोगों को। कितने चैप्टर हैं दोस्तों, 8 चैप्टर है। और ये आप लोगों को सारा 6 मंथ के अंडर 6 मंथ में आप लोगों को मैं सारा कवरअप करवा दूंगा। साथ में MCQ, नोट्स, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके साथ MCQ, उसके साथ नोट्स, सारा चीज़ आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा और क्लास में आप लोग को बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास आएगा दोस्तों वो आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या आएगा, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में।